दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में आधे बिहार के लिए जनादेश आने की उम्मीद की जा रही है, लगता है दूसरा सेक्शन जो बिहार का है, जो 11 नवंबर को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने जा रहा है, वहां से भी हालात कुछ विशेष रूप से अलग नजर नहीं आने। लेकिन चूंकि ये पूरा बिहार का चुनाव ही अलग नजर आ रहा है और बिहार से लेकर दिल्ली तक, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह इस चुनाव की चर्चा है कि क्या ये चुनाव सिर्फ बिहार बदल रहा है या बिहार के साथ साथ दिल्ली की सत्ता के समीकरणों को भी बदल देगा। दिल्ली की सत्ता के समीकरणों को बिहार चुनाव बदल देगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो 272 के मैजिक फिगर से केवल 21 ज्यादा सीटें एनडीए को मिली थी, 293 सीटें। और उन 293 सीटों में 28 सीटें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की थी, 7 सीटें एकनाथ शिंदे की थी। यानी 35 सांसद जो प्रतीक्षा सूची में विपक्ष की तरफ से देखे जा रहे हैं कि आखिर ये वेटिंग लिस्ट कंफर्म कब होगी, आखिर ये इंडिया गठबंधन की सवारी करता कब नजर आएगा। अब इसके लिए ऐसा लगता है कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या बिहार इस तरह का जनादेश देने जा रहा है जिस जनादेश के लिए देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रतीक्षा की जा रही है। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हालात बदले हुए नजर आए, जनता दल यूनाइटेड के अंदर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद पार्टी के अंदर बड़ा बदलाव करने वाले हैं, कुछ टेम्पररी तरीके से क्रिएट किए गए पदों को खत्म किया जा सकता है और पार्टी के सत्ता समीकरणों को 2021-22 की तरफ फिर से बदला जा सकता है। लेकिन इसी दरमियान जो पीआर स्टंट शुरू हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसे देखने के बाद तो साफ लग रहा है कि बदले हुए हालात का नजारा अब बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो प्रो भाजपा लॉबी बताई जाती है, वो प्रो भाजपा लॉबी के कुछ तथाकथित सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीआर में बिजी हो गए हैं। लेकिन इस पीआर में बिजी होने के पीछे हालात किसने बनाए हैं? हालात दरअसल न तो नीतीश कुमार ने बनाए हैं और न ही तेजस्वी यादव ने बनाए हैं। हालात न तो राहुल गांधी ने बनाए हैं और न ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाए हैं। हालात को बनाया है तो बिहार की जनता के पहले चरण के रुझान ने बनाया है, क्योंकि पहले चरण के रुझान ने साफ कर दिया कि जो बातें अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही इस चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वो नेतृत्व ही नहीं बल्कि नेतृत्व से आगे की परिस्थितियों को भी देख रहे हैं। बिहार अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री पद की होड़ में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ही देख रहा है। दोनों के बीच ही सत्ता एक बार फिर से बनी रहेगी। फिर से 20 सालों से चला आ रहा राजनीतिक खेल आगे 5 साल तक जारी रहेगा। पहले फेज ने ट्रेलर दिखा दिया है और होना भी यही था, क्योंकि मुकाबला तो इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच है। लेकिन हां, जो कोशिशें चल रही थी कि बिहार को यूपी मॉडल पर ले जाया जाए, बिहार को उसी हालात में ले जाया जाए जहां से 2014 से लेकर 2022 तक की यूपी के 4 चुनाव, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में जिस हालात में आमने सामने का मुकाबला आर पार की चुनावी लड़ाई में तब्दील कर दिया गया, तीसरे राजनीतिक धड़ों को लगभग महत्वहीन बना दिया गया, वो हालात बिहार ने बनने नहीं दिए। इसलिए कहा जाता है कि बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक प्रदेश है। जब तक उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से 3 राजनीतिक दल दिखते थे, भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर की पोजीशन ही नसीब होती थी। सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी। वही हालात जो 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके तत्काल बाद बनने शुरू हुए कि बसपा का ग्राफ गिरने लगा और भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले में एमवाई वर्सेस ऑल की परिस्थितियों को चुनावी हिंदुत्व के सांचे में डालकर, लाभार्थी चेतना के सांचे में ढालकर जिस प्रकार से उसकी ब्रांडिंग को चुनावी तरीके से पेश किया, उसमें उत्तर प्रदेश एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के हाथ चला गया। ये अलग बात है कि साल बदला, परिस्थितियां बदली, दौर बदला और संविधान बदलने की आहट भी कुछ लोगों को सुनाई देने लगी, तो उस आहट ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से यूपी में लोकसभा चुनाव में नंबर 2 पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बिहार साल बदलने और दौर बदलने का इंतजार नहीं करता। बिहार हालात के बदलने के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करता। बिहार
अपने चुनावी नतीजों को सामाजिक समीकरणों के ढांचे में इस प्रकार से पिरो कर रखना जानता है, जिस प्रकार से पिरो कर रखने देने में नागपुर से लेकर गुजरात लॉबी तक हर संभव उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिशें करना चाहती है। लेकिन यह बिहार की जिजीविसा है, बिहार के मानस की जिजीविसा है, या बिहार के हालात की यही नियति है, जिस नियति ने चुनावी हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के एक कॉकटेल को राजनीतिक रूप से बिहार में घुसने से रोक कर रखा हुआ है। पहले चरण ने जो हालात दिखाए, आधे बिहार यानी 243 में से 121 सीटों पर जो हालात दिखे, उस हालात ने बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बनाई, उन परिस्थितियों को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि जनता अब नए नेतृत्व की तरफ देख रही है, नीतीश कुमार पर भरोसा कर रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि पहले चरण में जो खबर आ रही है वो खबरें 14 तारीख को सही साबित हो जाए कि नीतीश कुमार नॉट एनडीए, एनडीए के पक्ष में कोई आंधी नहीं चल रही, महागठबंधन के पक्ष में जज्बा जरूर दिख रहा है, लेकिन इस सब के ऊपर नीतीश कुमार की आखिरी पारी कैसी हो, वो सबसे बड़ा मुद्दा पहले चरण में दिखाई दिया। और नतीजा ये हुआ कि जहां जनता दल यूनाइटेड 2020 में चिराग मॉडल से इस कदर प्रभावित हुई कि जहां 121 सीटों पर अभी पहले चरण में वोटिंग हुई है, वहां पर जनता दल यूनाइटेड 2020 में केवल 23 सीटों पर सिमट गई थी। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल को 42 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी। अब हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये तीनों पोजीशन क्या बदल जाएगी, क्योंकि पहले फेज का चैंपियन कौन है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आखिर सोशल मीडिया साइट्स एक्स के ऊपर किस जेडीयू नेता का पीआर चल रहा है, कथित पीआर चल रहा है, किस तरह से उसे आर्किटेक्ट बताया जाना शुरू हो गया है कि वही व्यक्ति इस चुनाव के हालात को बदल कर ले आया है। याद रखिए, जनता दल यूनाइटेड अगर इनर डेमोक्रेसी को, आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टियों की गिनती की जाए तो उसमें जनता दल यूनाइटेड संभवतः नंबर 1 या 2 की पार्टी होगी। आज कमोबेश हर पार्टी के हालात को आप देखें, कहीं भी आंतरिक लोकतंत्र आपको वामपंथी दलों के अलावा दिखाई नहीं देगा। क्या भाजपा, कुछ हद तक कांग्रेस में राहुल गांधी ने लाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रवैया भी कमोबेश वैसा ही रहा है जो रवैया मोदी साहब के दौर में भाजपा का है, जो रवैया नीतीश कुमार की पार्टी का है, जो रवैया नवीन पटनायक या ममता बनर्जी की पार्टी का रहा है, या जो रवैया इस देश में दूसरी पार्टियों का रहा है। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक आला कमान, एक व्यक्ति, एक नेता, एक एजेंडा। फर्क इतना था कि जनता दल यूनाइटेड परिवारवाद के दायरे से दूसरी पार्टियों की तरह अब तक अपने आप को दूर बनाकर रखे हुए, लेकिन बाकी जो तमाम खामियां इन राजनीतिक दलों में है, उससे कहीं भी जनता दल यूनाइटेड अपने आप को अलग नहीं रख पाई। लेकिन भारत के समाज की एक दूसरी सच्चाई है कि बहुत ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के साथ कार्यकर्ता और नेता के बीच के फर्क को, बुनियादी फर्क को खत्म कर मानकर चलने वाली वामपंथी दलों के साथ आखिर इस देश ने किया क्या। वामपंथी दलों में तो ऐसा होता है कि कार्यकर्ता भी सरेआम अपने नेता को कहीं भी जलील कर सकता है, किसी मुद्दे के ऊपर सीधे सीधे घेर सकता है, लेकिन उस आंतरिक लोकतंत्र को शायद इस देश ने अब तक पहचाना नहीं। यहां व्यक्तिवाद और अवतारवाद की पराकाष्ठा इतनी रही कि लोगों ने नीतीश कुमार को भी एक दौर में अवतार बना दिया, नरेंद्र मोदी को भी अवतार बना दिया, एक दौर में इंदिरा गांधी को भी अवतार बना दिया था, तो कभी किसी दौर में जेपी या वीपी को भी अवतार बना दिया था। सवाल यह है कि अवतारवाद की अवधारणा वाले इस देश में और बिहार जैसे राज्य में, जहां मुद्दे भी चलते हैं, सामाजिक समीकरण भी चलते हैं और एक नेता के अंदर राज्य का भविष्य देखने की परिस्थितियां अलग अलग दौर में जो चलती रही है, बिहार पहले चरण में उससे बाहर नहीं निकल पाया। पहले चरण में सिर्फ इतना दिखा कि सत्ता की होड़ नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में है, और जो पटना के स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर 20 साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस रेस में बहुत पीछे दिखाई दे रही है। कई लोग तो यहां तक मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ी ही ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में कांग्रेस के दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 24 सीटों पर तो बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन हालात ऐसे बने कैसे?
हालात दरअसल इसलिए बने क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बना कि बीजेपी बिहार में गुजरात लॉबी, वो कथित गुजरात लॉबी बिहार में जनमत के सहारे नहीं, साजिशों के सहारे सत्ता पाना चाहती है। बिहार का मुख्यमंत्री पद बीजेपी को चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, वरना नीतीश कुमार को चेहरा डिक्लेयर करने में कोई देरी नहीं होती। आज तक नहीं किया गया। पहले चरण से सबक लेकर थोड़े पोस्टर वगैरह जरूर बढ़ा दिए गए हैं आज सुबह से, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। और जो खबरें आ रही है कि बड़ा खामियाजा पहले चरण में भुगतना पड़ा है। भाजपा जहां 48 सीटें लड़ रही थी, 32 सीटें पिछली बार जीती थी, शायद वो 32 का आंकड़ा इस बार काफी नीचे चला जाए, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। 23 के आंकड़े को, जेडीयू के 23 के आंकड़े को कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 गुनी होगी, कुछ लोग कह रहे हैं 2 गुनी होगी, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर सहमत जरूर है कि 23 से तो यह नंबर जरूर ऊपर जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को बहुत नुकसान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को फायदे की बात भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के फायदों को देखने के पहले इस बात को देखना जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल को पिछली बार इन्हीं 121 सीटों पर जहां चुनाव हुआ है, वहां बीजेपी से 10 ज्यादा यानी 42 सीटें मिली थी। तो उन 42 सीटों में एक ठीक ठाक योगदान चिराग पासवान की पार्टी का भी था। इस बार चिराग फैक्टर का अभाव है, लेकिन 2 फैक्टर तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। वो है आईपी गुप्ता फैक्टर, वो है मुकेश सहनी फैक्टर। और आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी फैक्टर ने जिस प्रकार से मिथिला और कोसी की सीटों पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, उस भूमिका की चर्चा तो स्वाभाविक है कि 11 नवंबर के बाद और खासकर 14 नवंबर के बाद समाजशास्त्रियों के साथ साथ पत्रकारों के लिए भी एक दिलचस्प चर्चा का विषय बनने वाला है कि आखिर छोटे छोटे पॉलिटिकल प्लेयर्स के सहारे, अलग अलग इलाकों के समीकरणों के सहारे कैसे चुनावी हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया गया, कैसे चुनावी हिंदुत्व की खाट खड़ी की गई और कैसे समता की लड़ाई को समरसता के नाम पर थोपने वाली विरासत को किनारे लगाया गया। लड़ाई समता के नाम पर ही बिहार में लड़ी गई, और जब समता के नाम पर लड़ाई होती है तो सामाजिक समता की जब बात होती है तो बात लैंगिक समता यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने और जेंडर इक्वलिटी की भी हो जाती है। 64.69% पोलिंग हुई है बिहार में। 64.69% पोलिंग का मतलब क्या होता है? 64.69% पोलिंग का मतलब होता है पिछले चुनाव से बिहार में तकरीबन 7.5% ज्यादा वोटिंग होना। ये 7.5% वोटर क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज के बूते आए हैं? बिल्कुल नहीं। कई लोगों को यह भ्रम है कि प्रशांत किशोर के मुद्दों ने बिहार में वोटिंग ट्रेंड बढ़ा दिया। हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। हकीकत दरअसल यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में मुद्दों के आश्रय राजनीति करने तो आई, लेकिन विचारधारा का अभाव, और बिहार जैसे राज्य में या देश के किसी भी राज्य में सियासत करने के लिए केजरीवाल मॉडल कामयाब हो जाए, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। आप किसी भी राज्य में चले जाए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा कहीं ना कहीं पार्टी को इंटैक्ट बनाए रखने, लोगों को वैचारिक आग्रहों के आधार पर जोड़ने और एक अस्थायी सत्ता समीकरणों या सियासी समीकरणों का निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाती है। अब कोई आरएसएस की विचारधारा से सहमत हो या ना हो, लेकिन उसकी एक आइडियोलॉजी है। भले ही उस आइडियोलॉजी से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उस आधार पर उसने अपना आधार बढ़ाया। समाजवादी दलों की, समाजवाद की एक आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया की विचारधारा है। उस आधार पर समाजवादी दल आगे बढ़े, भले ही कोई उनसे सहमत हो, कोई आंशिक रूप से सहमत या असहमत हो, या कोई पूरी तरह असहमत हो, लेकिन उनकी एक विचारधारा है। कम्युनिस्ट पार्टियों की एक विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी की भी, जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद रखने के साथ साथ इस देश में सभी वर्गों की लिबरल विचारधाराओं का, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, सबका एक संगम हुआ करती थी। नेशनलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन का सफर जिस कांग्रेस पार्टी ने 22 सालों में 1969 से 91 के दौर में देश की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए पूरा किया, उसे वैचारिक भटकाव से कहीं ज्यादा विचारधारा और व्यावहारिकता के बीच के संगम की तरह देखा जाता है। और उस संगम को भी कहीं ना कहीं एक वैचारिक दृष्टिकोण से ही जो देखने की प्रक्रिया विकसित हुई, इस बात को अब स्वीकार करना होगा कि प्रशांत किशोर ऐसी क्यों किसी भी तरह की
परिस्थितियों का निर्माण बिहार में नहीं कर पाए, जिसके बाद लोगों को यह लगे कि वाकई प्रशांत किशोर कोई अस्थायी राजनीति करने आए हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति पर कोई आमूल-चूल बदलाव लाने आए हैं। वास्तविकता यह है कि प्रशांत किशोर का असर ही पहले फेज की सीटों पर था। यह बात जरूर है कि दूसरे फेज में 3 या 4 सीटें ऐसी है जहां वो मजबूती से चुनावी लड़ाई लड़कर अगर वो त्रिकोणीय बनाने में सफल हो गए तो चुनावी सफलता भी उन्हें सेकंड फेज में ही मिलनी है। लेकिन सेकंड फेज में उन 3-4 सीटों से आगे प्रशांत किशोर की अहमियत ना के बराबर दिखाई देती है। सेकंड फेज में प्रशांत किशोर जिन 3-4 सीटों पर बहुत मजबूत चुनावी लड़ाई में है, यहां वोट काटने या किसी गठबंधन को जिता या हरा देने की भूमिका निभाने में कहीं सक्षम नहीं दिखाई दे रहे। यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर फैक्टर का गहरा असर पहले चरण के 121 सीटों में से तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर पड़ा है और उन 3 दर्जन सीटों में भाजपा और लोजपा की सीटें ज्यादा प्रभावित हुई है बनिस्पत राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सीटों के। दोनों गठबंधनों को प्रशांत किशोर ने पहले चरण में प्रभावित किया। कारण भी था प्रभावित करने का। कारण यह था कि बिहार के जो बड़े शहर हैं उसमें 2-3 बड़े शहरों को मसलन मोतिहारी, भागलपुर, गया वगैरह को छोड़ दें जो मझोले शहर है बिहार के। इसके अलावा जो बिहार का अर्बन एरिया है, जिन शहरों को लोग जानते हैं, ज्यादातर में 70% शहरों में तो चुनाव पहले चरण में ही संपन्न हो गया और उन शहरों में भारतीय जनता पार्टी अपना असर दिखा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक असर में पलीता लगाने का काम कहीं ना कहीं जनसुराज ने सफलतापूर्वक किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनसुराज पलीता लगाने की नीयत से चुनाव लड़ रही थी, ये बात हम कतई नहीं कर रहे हैं। जनसुराज की वजह से पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा, यह सत्य है। 14 तारीख को दिखेगा भी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जनसुराज एक राजनीतिक दल है। स्वाभाविक है अब कोई राजनीतिक दल यदि चुनाव लड़ेगा तो उसकी वजह से किसी के वोट कटेंगे, किसी के जुड़ेंगे, उसके लिए उस राजनीतिक दल को उत्तरदायी नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि वही अगर उत्तरदायी माना जाए तो फिर चिराग मॉडल के तहत 2020 में ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार से जेडीयू वाली सीटों पर भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है चल रहा था, फिर तो उसे भी गलत साबित करना होगा। आखिर जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स ने पहले चरण में जो अपना रंग दिखाया है, जिसकी खबरें लगातार आ रही है, वो उसी चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला तो था। लेकिन क्या यह क्रम दूसरे चरण में जारी रहेगा? मत भूलिए कि दूसरे चरण में, पहले चरण में जैसे राष्ट्रीय जनता दल 72 सीटें लड़ रहा था, सेकंड फेज में भी राष्ट्रीय जनता दल 72 सीटें ही लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां पहले चरण में 24 सीटें लड़ रही थी, सेकंड फेज में भी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर 35 सीटें लड़ रही है। और जहां सेकंड फेज में चुनाव होना है, वहां पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल ने 33 सीटें 33 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। बात यदि एनडीए की जाए तो एनडीए के अंदर दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 42 सीटें जीती थी, इस बार भी वो 53 सीटें लड़ रही है। लेकिन क्या 53 में 42 का प्रदर्शन वो दोहरा पाएगी? बड़ा सवाल है। जनता दल यूनाइटेड 44 सीटें लड़ रही है, पिछली बार महज 20 सीटें जीती थी। लेकिन पहले चरण वाला क्रम क्या यहां जारी रख पाएगी कि पहले चरण में तो वो 23 से काफी आगे निकलती हुई लोगों को दिखाई दे रही है, क्या दूसरे चरण में भी वो 20 से आगे निकलती हुई दिखाई देगी? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जेडीयू का नालंदा के बाहर जो सबसे बड़ा गढ़ है, कोसी और मिथिला का इलाका, अति पिछड़ा राजनीति की का गढ़, खास करके कोसी के इलाकों में यदि हम सुपौल और सुपौल के साथ साथ मधुबनी का जिक्र करें, इसके साथ साथ सीतामढ़ी का जिक्र करें, या दक्षिण बिहार में यदि गया जहानाबाद के इलाके का जिक्र करें, या जमुई और बांका के इलाके का जिक्र करें, भागलपुर के इलाके का जिक्र करें, तो ये सारे इलाके कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के गढ़ के तौर पर चिन्हित किए जाते हैं। लेकिन क्या ये गढ़ जनता दल यूनाइटेड कायम रख पाएगी? बीजेपी को जो 42 सीटें पिछली बार मिली थी सेकंड फेज में, उसमें चंपारण में ही 1/3 से ज्यादा सीटें थी। जी हां, चंपारण की 21 सीटों में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी। और इस बार बताया जा रहा है कि चंपारण का चुनाव समीकरणों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा हुआ है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें ऊपर जाने की तो छोड़िए, कितनी नीचे जाती है
चर्चा इस पर शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल को पिछली बार चंपारण में 3 सीटें मिली थी, जेडीयू को 2 सीट मिली थी और माले को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार चंपारण में कांग्रेस पार्टी खाता खोलती नजर आ रही है। खाता खोलती ही नजर नहीं आ रही है, बल्कि खाता खोलने से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चंपारण में 2-3 ऐसी परिस्थितियों और ऐसी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जहां अल्पसंख्यक मतों की तादाद ठीक ठाक है, तो अपर कास्ट के वोटर्स की तादाद भी ठीक ठाक है, दलित महादलित वोटर्स की तादाद भी ठीक ठाक है। तो क्या कांग्रेस पार्टी नरकटियागंज, रक्सौल, बगहा जैसी सीटों पर वो समीकरण बना पाएगी? क्या सीतामढ़ी के अंदर बथनाहा और रीगा में वो समीकरण बना पाएगी? कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं कि सीमांचल, जो बिहार में विपक्ष की राजनीति के लिए कहा जाता है कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, वहां की 24 में से 20 सीटें विपक्ष को ही मिलेंगी, क्योंकि डेमोग्राफी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस वहां बनता नहीं दिखाई देता है। हाँ, जेडीयू ने कुछ बनाया जरूर था, लेकिन मोदी शाह के साथ गठबंधन के दौर में जनता दल यूनाइटेड को अपनी राजनीतिक पूंजी सीमांचल में काफी हद तक गंवानी पड़ी। अन्यथा वहां पसमानदा समाज के बीच में और महिलाओं के बीच में जेडीयू की एक पैठ बनी थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, सीमांचल की 24 सीटों में से इस बार 5 सीटें जो पिछली बार एमआईएम को, ओवैसी की पार्टी को चली गई थी, और ओवैसी की पार्टी बड़ी भूमिका निभाते हुए 5 के अलावा भी बिहार के दूसरे हिस्सों में कई सीटों पर हार जीत को तय करने वाला एक फैक्टर बनी थी। इस बार ओवैसी की पार्टी कोई जलवा बिखेरती हुई नजर नहीं आ रही है। एक आध सीटें मिल जाए या मजबूत लड़ाई लड़ ले तो बात अलग है। और ये हालात और इसका सार्वजनिक प्रदर्शन तो तभी हो गया था जब असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे 6 सीटों की मांग कर दी महागठबंधन के अंदर कि उन्हें उसी गठबंधन में एडजस्ट कर लिया जाए। महागठबंधन ने उनकी मांग पर तवज्जो नहीं दी, दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि महागठबंधन को यह अंदाजा था कि यह भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नैरेटिव के साथ खेलने जैसा होगा, और यह काम करने के लिए वो तैयार नहीं थी। लेकिन बिहार के अंदर जो सामाजिक समीकरण बन रहा है, उसमें आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, इनकार नहीं किया जा सकता। महिला वोटर का टर्नआउट बिहार में 8% ज्यादा हुआ है। जी हां, 64.69% जो वोटिंग हुई है, उसमें 61% वोटिंग पुरुषों की हुई है, तो 69% यानी उससे 8% ज्यादा महिलाओं की वोटिंग हुई है। तो ये महिला वोटर, अब आगे जो डेटा आएगा उससे साफ होगा कि पहले की भांति क्या ये महिला वोटर जेडीयू की सीटों पर 12 से 15% ज्यादा तो नहीं हुए हैं, या भाजपा की सीटों पर ये 8% से कम या अंतर नीचे तो नहीं आ गया है, या बराबरी पर तो नहीं आ गया है। क्योंकि उसके बाद जब वो डेटा कंस्टिट्यूएंसी वाइज, सीट वाइज जब सामने आ जाएगा, हर एक सीट का डेटा जब सामने आ जाएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि वाकई नीतीश कुमार को गेन करने की बातें जो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बातें पहले चरण में जो कही जा रही है, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। पलायन बिहार में एक मुद्दा जरूर बना, प्रशांत किशोर ने मुद्दा बनाया, लेकिन उनकी पार्टी इस हालात में नहीं पहुंच पाई कि उस मुद्दे के आश्रय बिहार के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल ले। पलायन का मुद्दा चूंकि सीधा सीधा इस देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में एक राज्य गुजरात से जुड़ रहा था, और बिहार के अंदर यह माहौल बनना शुरू हुआ कि आखिर गुजरात से आने वाले 2 नेता जो सब कुछ गुजरात ले जाना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन हो या वर्ल्ड कप के फाइनल उद्घाटन मैच हो, रेलवे यूनिवर्सिटी हो या गिफ्ट सिटी हो, सोलर प्लांट हो, बड़ा से बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हो, या फिर गुजरात से आने वाले 2 उद्योगपतियों की सल्तनत को और ज्यादा बढ़ाने का मुद्दा हो, हर चीज गुजरात ले जाने की बात जब सामने आने लगी, तो बिहार के वोटर के बीच पलायन के मुद्दे के साथ जोड़कर यह मुद्दा जरूर बड़ा बन गया कि आखिर गुजरात से आने वाले नेता बिहार में फैक्ट्रियां क्यों लगाएंगे, बिहार में आईटी हब क्यों बनने देंगे। क्योंकि जब यहीं पर सारी चीजें बन जाएंगी, तो गुजरात की फैक्ट्रियों में और दूसरे विकसित राज्यों की या विकासशील राज्यों की फैक्ट्रियों में और आईटी हब में काम करने के लिए कौन जाएगा, जब यहीं पे सब कुछ बन जाएगा। तो ये मुद्दा इस रूप में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व के साथ जाकर चस्पा हो गया कि बीजेपी को बिहार में जिस पॉलिटिकल लॉस की बात कही जा रही है, राजनीतिक नुकसान की बात कही जा रही है, वो राजनीतिक नुकसान कहीं ना कहीं उसके शीर्ष पर गुजरात से आने वाले नेताओं और 11 सालों में उनके काम करने का जो रवैया रहा है,
बतौर प्रधानमंत्री और बतौर सत्ता के शीर्षस्थ नेता उसने और बढ़ावा दिया। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर कहते हैं कि यहां ये उद्योग लगे, वो लगे, ये सोलर प्रोजेक्ट लगा, गिफ्ट सिटी बनी। और वही प्रधानमंत्री बिहार में आकर क्या कहते हैं? जनरल बोगियों वाली अमृत भारत की ट्रेन दी है कि लद्दाख कर जाओ काम करने दूसरे राज्यों में, रील बनाकर पैसे कमाओ। ये मुद्दा बनता चला गया। और इन सब के बीच तो राहुल गांधी ने भी आज कह दिया है कि जय शाह को, यानी अमित शाह के बेटे को, क्रिकेट का बल्ला पकड़ना भी आता है क्या? लेकिन वो बीसीसीआई के सचिव से लेकर आईसीसी के अध्यक्ष पद तक विराजमान हो चुके हैं। और इस सिस्टम के ऊपर जब जेएनजी को राहुल गांधी खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो खासकर उन जेएनजी के बीच जो 30 साल से कम उम्र के वोटर हैं, 28-30 साल से कम उम्र के, उनके बीच, पुरुष और महिला के बीच का अंतर भाजपा वाली सीटों पर खत्म हो जाता है या खत्म होता हुआ प्रतीत होता है। और जेएनजी अपने पॉलिटिकल बिहेवियर को जेएनजी की तरह से, अपने वोटिंग पैटर्न को जेएनजी की तरह से इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब यह मामला जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर आता है, तो जेएनजी के भीतर भी लैंगिक आधार पर, जेंडर के बेसिस पर नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों के कामकाज में महिलाओं को लेकर जो कुछ भी थोड़ा या ज्यादा जो भी कहीं हुआ है, उसका असर दिख जाता है और वहां ये जेएनजी विभाजित होता हुआ दिखा है। तो क्या पहले चरण के की तरह दूसरे चरण में भी बिहार का जेएनजी भाजपा और जदयू की सीटों पर अलग अलग पैटर्न के साथ वोटिंग करता दिखाई देगा? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द बिहार के चुनाव को अभूतपूर्व कहा जा रहा है। अभूतपूर्व इस मायने में कि गुजरात लॉबी जब अपने शीर्ष पर थी, मोदी सत्ता जब 2014 में और 2015 के दौर में अपनी लोकप्रियता के चरम पर देश के दूसरे राज्यों में अपना जलवा बिखेर रही थी, बिहार आते आते जनता ये पूछने लगी कि 11 सालों का काम बोलता है या कारनामा बोलता है। अब 14 तारीख को जो जनमत होगा और उस जनमत में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें होंगी, वो तय करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है कि कारनामा बोलता है। वो ये भी तय करेंगी कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर हुआ। वो ये भी तय करेंगी कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा और पढ़ाई दवाई कमाई का मुद्दा तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार की 10,000 स्कीम के सामने बौने साबित हो गए या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बौना साबित कर दिया। सेकंड फेज की 122 सीटें बहुत कुछ तय करने जा रही है। और इन 122 सीटों के चुनाव से न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली के सत्ता के समीकरण उसी तरह से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, जैसे पूर्व में कई चुनावों ने यह तय किया कि दिल्ली में गठबंधन की सरकार, जो आमतौर पर प्रोडक्टिव सरकार मानी जाती है, आमतौर पर जीडीपी की रफ्तार बढ़ाने वाली सरकार मानी जाती है, वैसी सरकार क्या नरेंद्र मोदी पिछले 1.5 सालों में दे पाए? और दे नहीं पाए तो क्या जनता दल यूनाइटेड ही इस देश में बदलाव की बुनियाद रखते हुए प्रतीत होगी? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब 14 नवंबर को बिहार ही नहीं पूरे देश के सामने मिलने वाला है। और बिहार के चुनाव के बारे में यही कहा जा सकता है कि बिहार ही नहीं बदल रहा बल्कि पूरे देश के माहौल को बदलने वाला नतीजा 14 नवंबर को आपके सामने आ रहा है। पहले चरण में ट्रेलर देखा है आपने, और सेकंड फेज आते आते इसकी पूरी फिल्म यदि आपके सामने आ जाए तो 14 नवंबर के बाद संसद का जो अगला विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र होना है, उस सत्र के दरमियान पावर इक्वेशन साधने में राहुल गांधी के सामने पूरी सत्ता को खड़ी होने में किस प्रकार की मशक्कत करनी पड़ सकती है, इसका अंदाजा आप अभी से नहीं लगा सकते। क्योंकि अभी जो हालात हैं, अखिलेश यादव बिहार में गरज रहे हैं। अखिलेश यादव ही नहीं गरज रहे बल्कि समाजवादी पार्टी की कई सांसद बिहार में गरज रही है। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी गरज रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता के बीच में क्या वाकई ये हालात बन गए हैं कि नीतीश फैक्टर, जो पहले चरण में जिसे समाप्त प्राय माना जा रहा था, विलुप्त प्राय होने की कगार पर लोग देख रहे थे, वो फैक्टर बिहार का सबसे बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिखाई दिया। दूसरे चरण में क्या ये परिस्थितियां कुछ और आगे चली जाएंगी? अभी से कुछ नहीं कह सकते। इतना जरूर कह सकते हैं, एमवाई समीकरणों वाला इलाका अभी भी बचा हुआ है और वो एमवाई
मुस्लिम यादव समीकरण वाला इलाका भी है, तो महिला और युवा समीकरण वाला इलाका भी है। हर तरह के एमवाई का इलाका है। लेकिन जो तीसरा एमवाई है, मोदी योगी, उसके लिए बिहार की सियासत में अब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो जो ट्रेलर दिखा है, उस ट्रेलर के पूरी फिल्म में बदलने का इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। नमस्कार।